मे आई कम? यस प्लीज कम। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून सर। बैठिए बैठिए बैठिए। थैंक यू सर। आप मनोज कुमार? यस। मनोज, आप चाहें तो मास्क हटा सकते हैं। थैंक आप वैक्सीनेटेड हैं? यू। यस सर। कितनी वैक्सीन लगवा चुके हैं? 2 वैक्सीन लगवा चुका। कौन सी? सर कोविशील्ड। कोविशील्ड। कोविशील्ड कहाँ बनती है? सॉरी सर, इसकी जानकारी नहीं। मतलब भारतीय वैक्सीन है या बाहर बनती है कहीं? भारतीय वैक्सीन। कंपनी कौन बनाती है, कुछ आइडिया नहीं है आपको? सॉरी सर। और कोविशील्ड किस तकनीक पे आधारित है, उसका आइडिया है? सॉरी सर। कोई बात नहीं। मनोज, अपना परिचय दीजिए, कुछ बेसिक बातें बताइए अपने बारे में। सर मैं मनोज कुमार राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से संबंध रखता हूँ। मैंने सर अपनी स्नातक, परास्नातक और एमफिल राजस्थान विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है। मेरी सर एमफिल का विषय था अर्बन मॉर्फोलॉजी ऑफ हनुमानगढ़ सिटी। और सर मैंने 2019 अर्बन मॉर्फोलॉजी ऑफ हनुमानगढ़ सिटी। मॉर्फोलॉजी क्या चीज होती है? सर उसके अंदर जो नगरीय आकार की होती है, उसका लेआउट प्लान, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ की पॉपुलेशन में कौन से सेक्टर में काम करता है। मॉर्फोलॉजी का मतलब आकारिकी से है? यस सर। क्योंकि क्रिमिनल साइंसेस में भी मॉर्फोलॉजी का जिक्र आता है। ठीक है, आगे बताइए। उसके बाद सर यूपीएससी 2019 की परीक्षा में मुझे भारतीय रक्षा लेखा सेवा आवंटित की गई थी और वर्तमान में मैं पीसीडीए वेस्टर्न कमांड चंडीगढ़ में ऑन जॉब ट्रेनिंग पर कार्यरत हूँ सर। तो आप भारतीय रक्षा लेखा सेवा यानी कि इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस में कार्यरत हैं। और आपका वैकल्पिक विषय क्या है, हॉबीज क्या है? सर मेरा वैकल्पिक विषय हिंदी साहित्य है और सर मुझे क्रिकेट खेलना और हिंदी कविताएं और उर्दू शायरी पढ़ना सर पसंद। ठीक, बहुत बढ़िया। तो मनोज, सबसे पहले ये बताइए कि आपके नाम का मतलब क्या है? सर मनोज कुमार का जहाँ तक संबंध है सर, इसके 2 अर्थ निकलते हैं। एक तो सर जो बुद्धि से उत्पन्न होता है, मन और जय, उसे कहते हैं। और एक सर जो खुशी और प्रेम के जो देवता हैं, उनका प्रायवाची भी मनोज होता है, मनोज, मदन, कामदेव। तो जो मदन है या कामदेव हैं, उनका अर्थ मनोज है, मतलब मनोज का एक अर्थ कामदेव भी होता है। तो मुझे ये बताएं कि भारतीय संस्कृति में एक जमाने में कहते हैं कि इन विषयों पर मुक्त चिंतन हुआ करता था। हमारा समाज बहुत ज़्यादा कुंठाओं वाला समाज नहीं था, और जिस समाज में कुंठाएं कम होती हैं उस समाज में बलात्कार और विमेन स्पेसिफिक क्राइम्स, विमेन रिलेटेड क्राइम्स भी कम होते हैं। काम सूत्र भी हमारे देश में लिखा गया, काम शास्त्र भी हमारे देश में काफ़ी प्रसिद्ध रहा। क्या कारण है कि आज के समय में हमारा समाज इन मुद्दों को लेकर बहुत साइलेंट या बहुत रिग्रेसिव सा हो गया है? और ऐसा माना जाता है कि यौन कुंठाओं के मामले में हमारा समाज दुनिया के सबसे कुछ ऐसे समाजों में है जहां चिंताएं बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत तनाव में हैं, सहज जीवन से बहुत दूर हैं। क्या ये बात सही है? और अगर सही है तो इसका समाधान क्या हो सकता है? सर जैसा कि आपने बताया, प्रथम जो नगरीय क्रांति हुई थी, जो बुद्ध क्रांति हुई थी, उसके बाद में यह देखा गया कि जो नगरीय जीवन के संदर्भ में विभिन्न लेखकों ने लिखा और जिसमें व्यक्तिगत विचार प्रस्तुत किए, जिसमें चाहे वो सेक्स से रिलेटेड हो, चाहे व्यक्तिगत जीवन से रिलेटेड हो। लेकिन उसके बाद में सर जैसे जैसे पुनः संस्कृति का उभार हुआ और पुनः पुरोहित वर्ग का इस पे जब कब्जा साहित्य पे हुआ, तो एक बार फिर से इन सब विचारों को ओछा मान लिया गया और उन पे एक संस्कारों की परत ढाल दी गई। और लेकिन जब हम 1950 के बाद का जो लेखन देखते हैं, साहित्य देखते हैं, साहित्य ने एक बार पुनः इसे मुख्य पटल पर ला दिया है और आज खुल करके हम अपने निजी जीवन के बारे में, हमारी रुचियों के बारे में बात करने लगे हैं। और सर मेरा मानना है कि अगर इन सबको मुख्य पृष्ठभूमि में अगर हमें लेके आना है, तो सबसे पहले तो हमें सर शिक्षा के स्तर पर एक बहुत ही लंबे काल से यह सुधार अभी भी पेंडिंग है कि हमने यौन शिक्षा पर अभी कोई कार्यक्रम तैयार नहीं किया है। यदि हम विद्यालय स्तर पर यौन शिक्षा, शारीरिक शिक्षा देंगे तो हो सकता है कि बच्चे कॉलेज लेवल पर और आगे बढ़कर अपने जीवन के बारे में खुलकर विचार प्रस्तुत करेंगे। 1950 के बाद ऐसे कौन से 5 स्टेप्स आप देखते हैं जो समाज ने उठाए या व्यक्तियों ने उठाए या तकनीक की वजह से हुए, जिससे इस मामले में, प्रेम की दुनिया, यौन की दुनिया, इस मामले में मतलब कह सकते हैं कि थोड़ा सा लिबरलाइज हुई हैं चीज़ें, मुक्त हुई हैं? सर मुंशी प्रेमचंद जी का कथन है कि एक साहित्य होता है वो समाज के आगे मसाल लेकर चलता है। तो 1950 के बाद जो हिंदी लेखन था उसमें सर जो
अपने बारे में जो लिखे गए, यौन रुचियों के बारे में जो लिखा गया, एक तो सर यह है उनका कारण। तो उदाहरण देके बताइए, ऐसे हम नहीं समझ पा रहे। सर एक मैं कहानी का उदाहरण देता हूँ कि जैसे यही सच है कहानी है, उसमें यह बताया गया कि एकनिष्ठ प्रेम हो यह केवल आवश्यक नहीं है, प्रेम कितना भी दृढ़ क्यों ना हो यह उसमें विचलन संभव है। जबकि उससे पहले के जितने भी विचार थे, हमें उसमें लगता है कि प्रेम केवल एक बार होता है, वो दोबारा नहीं हो सकता। तो उसने सर मानव स्वभाव को एक मतलब जो उसकी चंचलता है उसको सहज रूप से वर्णित किया। दूसरा सर जो मुझे एक बड़ा अंतर अभी लगता है कि जो सोशल मीडिया है और उसकी जो एनोनिमिटी है, वहाँ पर भी व्यक्ति बिना किसी डर के अपने खुले रूप से खुद को एक्सप्रेस कर सकता है, तो यह भी एक कारण है सर। प्रेमचंद के साहित्य में जो बेमेल या अनमेल विवाह का कंसेप्ट है और जो आज के समय में बेमेल अनमेल विवाह का कंसेप्ट है, उसमें क्या अंतर है? सर जो मुंशी प्रेमचंद जी ने जो लिखा है, वहाँ का जो बेमेल विवाह का जो कंसेप्ट है, उसमें सर ज्यादातर ये आयु वर्ग से जुड़ा हुआ ये था, जिसमें ज्यादातर यही होता था कि जो वधू होती थी उसकी आयु बहुत कम होती थी और वर होते थे उनकी आयु ज्यादा होती थी। लेकिन सर वर्तमान में जो बेमेल विवाह है वो कई संदर्भों में हो सकता है। वो शिक्षा के संदर्भ में हो सकता है कि एक जो पक्ष है वो बहुत पढ़ा लिखा और दूसरा पक्ष है वो शिक्षा के संदर्भ में उसको कम शिक्षा प्राप्त हो। व्यवसाय के संदर्भ में हो सकता है, जिसको सर हम वर्तमान में कन्वीनियंट मैरिज बोलते हैं, अगर वो उस दायरे में नहीं आती है तो मेरे हिसाब से सर उसको बेमेल विवाह कह सकते हैं। क्या LGBT कम्युनिटी को विवाह का अधिकार दे देना चाहिए, यानी कि सेम सेक्स मैरिजेस? क्योंकि अभी हमने सेम सेक्स अफेक्शन को डीक्रिमिनलाइज तो कर दिया है, अभी लेजिटिमाइज उस अर्थ में नहीं किया कि हम उसको विवाह का एक आधार मान लें। कई देशों में ऐसा होता है। कुछ लोगों का मानना है कि ये अप्राकृतिक है, नैसर्गिक नहीं है, इसलिए यदि इसको विवाह का स्टेटस देंगे तो इससे समाज में बुरा प्रभाव पड़ेगा। आपकी राय क्या है कि जो सेम सेक्स कपल्स हैं, क्या उनके प्रेम को अब लेजिटिमाइज करने का समय आ गया है? सर मेरा जहाँ तक इस संदर्भ में मानना है कि ऐसे विभिन्न प्रयोग भी किए गए हैं जिन्हें पिजन इफेक्ट और प्रिजन इफेक्ट नाम से वैज्ञानिकों ने शोध किए हैं, और उन्होंने यह बताया है कि यह अप्राकृतिक नहीं है, पूरी तरीके से प्राकृतिक है। और सर जो हमारा जो समाज है वो धीरे धीरे प्रगति करता हुआ आज उस स्तर पर पहुंच गया है कि उन्होंने उनके संबंधों को कम से कम स्वीकार किया है। और मेरा यह मानना है सर कि अब वह समय आ गया है कि हम उन्हें एक परिवार बनाने का और परिवार के रूप में आगे बढ़ने का अधिकार प्रदान करें। ठीक है, सेक्स एजुकेशन आप कह रहे हैं कि स्कूल के स्तर पर होनी चाहिए, थोड़ा सा मुझे इसका मॉडल समझा सकते हैं? कौन सी क्लास से शुरू करेंगे, कौन ये शिक्षा देगा, लड़के लड़कियां एक साथ बैठेंगे या अलग अलग क्लासरूम्स होने चाहिए, क्या मॉडल आपके दिमाग में है? सर मेरे हिसाब से सर प्राथमिक कक्षाओं के स्तर पर भी हमें यह शिक्षा शुरू कर देनी चाहिए, यानी पहली दूसरी क्लास से शुरू कर देना चाहिए। हाँ सर, लगभग जहाँ पर सर उनको गुड टच और बैड टच है उनके बारे में बताया जा सके। तो उसको भी आप सेक्स एजुकेशन का हिस्सा मान रहे हैं? ठीक है, और आगे बताइए। उसके बाद में सर जहाँ पर जो यौन शिक्षा के संदर्भ में सर जो माध्यमिक जो शिक्षा होती है, वहाँ पर सर हम यह देखा गया है कि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर सर जो प्रजनन संबंधी पाठ्यक्रम होते हैं उनको स्किप कर दिया जाता है, क्योंकि शिक्षक भी उनको पढ़ाने में सहज नहीं हो पाते हैं। तो मेरे ख्याल से सर उसके लिए हमें एनिमेटेड कोर्स उनके लिए डिजाइन करना चाहिए, क्योंकि सर यही वह समय है जहाँ पर जो महिलाओं के जो पीरियड्स है उनका दौर जो आयु है वो शुरू होने वाली होती है। अगर हम उनके बारे में उनको जानकारी देंगे तो वो बेहतर तरीके से उनकी जो यौन देखभाल है वो बेहतर ढंग से हो पाएगी, वो जो अपनी रिक्वायरमेंट्स है सर उनको वो पूरा कर पाएगी। और मेरे ख्याल से सर यह शिक्षा जो बॉयज़ और गर्ल्स है उनको सर एक साथ देनी चाहिए, क्योंकि आगे चल करके भी यदि उन्हें परिवार बनाना है तो भी उनको एक घर के रूप में काम करना है। एक पुरुष को भी महिलाओं की आवश्यकताओं के बारे में, उसकी शारीरिक आवश्यकताओं के बारे में और उनकी कमजोरियों के बारे में या उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स है ये सर समझना चाहिए। तो जब तक सर हम उनको अलग अलग करके देखते रहेंगे, मेरे ख्याल से सर ये टैबू बना रहेगा, इसलिए इसे तोड़ने की आवश्यकता है सर। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि आपको IAS नहीं बनना चाहिए, आपको इसी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए? इतना अच्छा ट्रेनर अगर हमारे समाज में कोई हो और उसे हम IAS जैसे जॉब में भेज के क्लैरिकल काम करवाएं सीनियर लेवल का, क्या फ़ायदा उसका? आपको उसी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। सर अगर मैं IAS बनता हूँ तो सर मुझे एक ब्रॉडर प्लेटफॉर्म मिलेगा सर, मुझे सर वह सब उपकरण मिलेंगे सर, और वो सर पावर अथॉरिटी भी मिलेगी, जिसकी वजह से जो मेरा विजन है सर मैं उसको धरातल पे काम में ले पाऊंगा सर। और उसके साथ में सर IAS बनने की वजह से मुझे सर पॉलिसी फॉर्मेशन में सर भाग लेने का मौका मिलेगा, और आगे चल करके इस संदर्भ में मैं मेरे अनुभवों को और जो मेरी सोच है सर वो भारतीय शिक्षा नीति में और जो लैंगिक संदर्भ में भारतीय जो नीति है उसमें सर प्रविष्ट करवा पाऊंगा। ठीक है। मनोज जी, आपने अपनी हॉबीज़ में लिखा है कि आपको उर्दू शायरी और हिंदी पोइट्री पसंद है। ज़्यादा क्या पसंद है, हिंदी कविताएं या उर्दू शायरी? उर्दू शायरी। उर्दू शायरी ज़्यादा पसंद है, क्यों? ऐसा क्या खास होता है उर्दू शायरी में कि
वो हिंदी कविता से ज़्यादा पसंद है आपको? सर उर्दू शायरी के साथ जो एक इसके जन्म से ही जो जुड़ा हुआ है सर, ज़्यादातर ये दरबार के अंदर राजाओं को या उनको खुश करने के लिए लिखी जाती थी, तो इसमें सर जो थोड़ा सा एक लाइट एलिमेंट रहता है। और हिंदी कविताएं होती है उनमें सर विषय वैविध्य रहता है, गंभीरता भी रहती है। तो मेरा सर ये तैयारी के क्रम में जब मैं खुद को थका हुआ महसूस करता था तो मैं थोड़ा मनोरंजन। आपने राज्य दरबारी शायरी के बारे में बात करी, तो अगर उस लिहाज से देखें तो पूरा रीतिकाल, जो आप तो साहित्य के विद्यार्थी हैं, पूरा रीतिकाल जो है दरबारी साहित्य से भरा हुआ है। बिल्कुल। तो ये कैसे कह सकते हैं कि लाइट माहौल होता है उसमें? जो दरबारी शायरी होती है उसमें तो ज़्यादातर प्रशंसा गीत होते हैं, तो वो कैसे अट्रैक्ट करते हैं किसी आदमी को? सर मेरा कहने का तात्पर्य था सर, प्रशंसा गीत और प्रेम से जुड़ा हुआ है सर। और सर हिंदी का जो सर अगर रीतिकाल के अलावा अगर हम देखें, और खासकर सर जब आधुनिक काल के संदर्भ में देखें, तो यह जन सामान्य के काफी करीब थी। शायरी सुनते हैं? यस। कोई शेर है, उस शेर को लिखने के लिए किन एलिमेंट्स का ध्यान रखना पड़ता है? सर एक शेर को लिखने के लिए सर एक तो सर काफिया और एक सर रदीफ होता है, और एक लाइन को सर एक मिसरा बोलते हैं और दो मिसरे जुड़ करके एक शेर बनता है। गजल जी, गजल को परिभाषित करना हो तो कैसे करेंगे गजल को परिभाषित? सर गजल अपने आप में सर एक छोटी नज्म होती है और उसमें सर सभी प्रकार के नियमों का पालन किया जाता है। गजल का जो पहला शेर होता है सर उसको मतलब बोलते हैं, और जो आखिरी जो शेर होता है उसको मक्ता बोलते हैं, और उस आखिरी शेर में जो उस शायर का जो पेन नेम है वो काम में लिया जाता है, जिसे ताखलुस कहा जाता है। ताखलुस या तखल्लुस? ताखलुस सर। ताखलुस। अच्छा, ये बताइए कि आपने नज्म का जिक्र किया, तो अगर गज़ल को नज्म से अलग करना हो तो क्या डिफरेंस है दोनों में? सर जो मैंने अभी नियम बताया उसके अलावा सर नज्म का एक विशेषता यह भी है कि उसमें प्रत्येक जो शेर होता है वो जुड़े रहते हैं, और सर गजल में जो प्रत्येक शेर है उसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है। गजल में एक शब्द इस्तेमाल होता है वहन, ये वहन क्या है गजल में? सॉरी सर, जानकारी का इसके बारे में जानकारी नहीं। कौन से आपको शायर पसंद है? सर मुझे जॉन एलिया और शकील आजमी। जॉन एलिया, तो जॉन एलिया कौन सा शेर आपको पसंद है? कोई एक शेर सुनाना चाहेंगे? बिल्कुल सर, जो जॉन एलिया का एक शेर मैं सुनाना चाहूँगा सर, कि बेदिली क्या यूं ही दिन गुजर जाएंगे, सिर्फ जिंदा रहे तो हम मर जाएंगे। सिर्फ जिंदा रहे तो हम मर जाएंगे, क्या संदेश है इसमें? उसका सर यह संदेश है कि आप जिंदगी को जीते हो तो पूरा जो आप करना चाहते हो, जो आपके सपने हैं, उनके लिए काम करो। सिर्फ और सिर्फ एक सांस लेना यही जिंदगी नहीं है, उससे कहीं अधिक। क्या सपना है? एक आपको हाइपोथेटिकल सिचुएशन देते हैं, आज से काफ़ी साल बाद हर व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है, एक मानते हैं कि आपकी भी मृत्यु होती है, तो आप अगले दिन क्या चाहेंगे कि पेपर में क्या छपे? सर पेपर में कुछ छपे या ना छपे, जो मेरा सर जीवन का जो लक्ष्य है, मुझे सर जो सकारात्मक पेपर में छपना है, आपकी मृत्यु के बाद पेपर में कुछ छपना है, क्या हेडलाइन होनी चाहिए? क्या विजन है आपका? क्या देखते हैं अपने आप को, कहाँ पाते हैं? सर मैं यह चाहूँगा कि जो मेरा ऑब्ituary अगर छपती है तो उसके बारे में कोई एक मेमोरेबल लाइन जरूर होनी चाहिए कि मनोज कुमार ने इस क्षेत्र में कार्य किया। किस क्षेत्र में? वही क्षेत्र में जानना चाहता हूँ। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, गोल क्या है? शिक्षा के संदर्भ में सर, कि शिक्षा के संदर्भ में यदि मैं कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन ला फ्रेम करिए, आप एक हेडलाइन फ्रेम करिए। पेपर तो पढ़ते होंगे ना आप? यस सर। तो एक हेडलाइन फ्रेम करिए, क्या छपना चाहिए? कि मनोज कुमार जिन्होंने प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में ये काम किया, वो आज हमारे बीच में नहीं रहे। उनके तत्व विलीन होने के बाद में इस क्षेत्र में कार्य करने के कारण उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। अच्छा, आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी रहे हैं। हिंदी साहित्य में एक विधा है शोक गीत, और आपने इंग्लिश लिटरेचर भी पढ़ा है, तो कौन सी विधा इंग्लिश लिटरेचर की कंपेयर कर सकते हैं शोक गीत के साथ में? सर मैं वो नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ सर। कोई शोक गीत इंग्लिश का, इंग्लिश में? सॉरी सर। एलिजी सुना है आपने? यस सर। क्या, किसकी कोई फेमस आपको याद है, पाठ्यक्रम में रही हो? सॉरी सर। नहीं, ठीक, धन्यवाद। मुद्रास्फीति जनित मंदी, क्या समझते हैं इससे आप? मैम मुद्रास्फीति जनित मंदी है, उसको मैम अगर एक टेक्निकल शब्द में कहे तो स्टैगफ्लेशन कहा जा सकता है। क्यों होता है स्टैगफ्लेशन? क्या होता है स्टैगफ्लेशन? स्टैगफ्लेशन मैम तब होता है कि मुद्रास्फीति भी इतनी अधिक बढ़ जाए और मार्केट में डिमांड भी ना हो, तो जो विकास चक्र होता है वो पूरा रुक जाता है। विकास चक्र से उसका संबंध है कि बेरोजगारी की दर से संबंध रखता है ये? मैम विकास जब रुक जाएगा तो बेरोजगारी मैम अपने आप पैदा होगी। अगर मैं पूछूं राजस्थान के
इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए एक FDI पॉलिसी बनाई है, कुछ बिंदु उसमें क्या क्या बिंदु रखना चाहेंगे आप? यदि मैम पूरे राजस्थान के लिए एक मुझे नीति बनानी है तो सबसे पहले तो जो वहाँ के कारण हैं, किन किन कारणों की वजह से विकास नहीं हो पा रहा है, मैं उनको देखूंगा। क्या है, मुझे थोड़ा सा बताइए, आप तो वहाँ रह चुके हैं, FDI के संदर्भ में और इंडस्ट्री के संदर्भ में। FDI को मैम अट्रैक्ट करना है तो उनको सबसे पहले मैम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करनी पड़ेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर रेल के संदर्भ में, सड़क के संदर्भ में, इलेक्ट्रिसिटी के संदर्भ में, ये तीनों चीज़ें ही राजस्थान में कम है। अगर हम राष्ट्रीय मानकों से तुलना करें तो उनका लगभग 50% है। इसलिए FDI को अट्रैक्ट करने के लिए मैम जैसे नीमराणा औद्योगिक क्षेत्र है, मैं ऐसे छोटे छोटे ग्रोथ पॉइंट सबसे पहले बनाना चाहूँगा। अगर कौन कौन से ग्रोथ पॉइंट आपके ध्यान में आ रहे हैं? जैसे मैम नीमराणा औद्योगिक क्षेत्र के अलावा राजस्थान के जयपुर में टेक्नोलॉजिकल पार्क बनाए गए हैं, वहाँ पर उनको एज ए नहीं, लेकिन आपको तो नए बनाने हैं कुछ जो अभी तक नहीं बनाए गए हैं, कुछ ऐसे आप जगह बता सकते हैं मुझे? यस मैम, इसीलिए अगर नए उद्योग बनाने हैं तो मैम जो उत्तरी राजस्थान है वहाँ पर उसको अन्न का कटोरा बोलते हैं, तो वहाँ पर एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, हम उनको बना सकते हैं। क्या एग्रो प्रोसेसिंग में है, कौन कौन सी फसलें एग्रो प्रोसेसिंग में यूज हो सकती हैं? मैम उसके जो वहाँ की जो दालें हैं, दालों के लिए उत्तरी राजस्थान प्रसिद्ध है। उसके अलावा मैम जो चना है, चने के हम सब बेसन बना सकते हैं, उसकी बढ़िया बना सकते हैं। ठीक है, एग्री प्रोडक्ट्स एक तरीका हो गया, और कुछ? उसके अलावा मैम जो उत्तरी राजस्थान है उसे भारत के इजराइल के रूप में डेवलप किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर जो खट्टे फल है, खासकर माल्टा और किन्नू, उसके हिसाब से हम वहाँ पर जो वाइन। भारत का इजराइल में ऐसी क्या खूबी है जो जिसका आप इस संदर्भ में यूज कर रहे हैं? मैम इजराइल में भी बिल्कुल ड्राई जो क्लाइमेट पाया जाता है और वहाँ पर भी जो खट्टे फल है वो लगाए जाते हैं, और उसके साथ साथ ही जो जेट्रोफा, होहोबा है, उनकी खेती की जाती है। तो मैम उनकी खेती अभी राजस्थान के हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में शुरू की है, तो उनसे जुड़ी हुई इंडस्ट्री हम वहाँ पे लगा सकते हैं। मैम चलिए, मेरा आखिरी सवाल, आपने हिंदी लिटरेचर भी पढ़ा है, इंग्लिश लिटरेचर भी पढ़ा है, कोई ऐसी एक खूबी बताइए मुझे जो इंग्लिश लिटरेचर में है, हिंदी में नहीं है, और वैसे ही जो हिंदी में है लेकिन इंग्लिश में नहीं है। त्रासदी को छोड़, त्रासदी का जो विकास हुआ है हिंदी इंग्लिश, उसके अलावा कोई एक बिंदु बता दीजिए मेरे को जो दोनों की खूबी है जो दूसरे में नहीं है। मैं सोचने का समय चाहूँगा। हाँ, सोचिए। सॉरी मैम, अभी मैं याद नहीं कर। सोचिए, कुछ भी सोचिए, कुछ तो बताइए, आपने पढ़े, आप दोनों के छात्र रहे हैं। एक जो मैम किस्सा गोई का कंसेप्ट जो चलता है, वह मुझे अब तक हिंदी साहित्य का, वो मैंने अंग्रेजी साहित्य में नहीं पढ़ा है। ठीक है। और मैम जो हिंदी साहित्य के जो महाकाव्य है, क्योंकि मैम मैं होमर ने जो लिखे हैं उनका स्वरूप क्या था उस बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन अब तक मैंने वैसा पढ़ा नहीं है अंग्रेजी साहित्य में। ठीक है, और इंग्लिश में ऐसा क्या है जो हिंदी में नहीं है? इंग्लिश नहीं पढ़ा था आपने? कॉलेज में पढ़ा था कि नहीं? कॉलेज में मैम, मैंने जो कॉलेज में पढ़ा लगभग वैसा ही मैंने हिंदी साहित्य में पाया, तो वो अंतर के बिंदु में नहीं खोज, कोई अंतर नहीं ढूंढ पा रहे। ठीक है, कोई बात नहीं, धन्यवाद। मनोज, आपने शुरू में सर को बताया कि आपने मॉर्फोलॉजी ऑफ हनुमानगढ़ सिटी पे काम किया है। अगर मैं बोलूँ आपसे कि आप अब से 5000 वर्ष पीछे चले जाएं और एक शहर है कालीबंगा, अगर उसकी मॉर्फोलॉजी पे आपने काम किया हो तो आप मेरे को कौन कौन से मुख्य बिंदु बताएंगे और कोई एक ऐसी विशेषता बताएंगे जो मेरे को कहीं और नहीं मिलेगी? मैम जो कालीबंगा जो शहर है वो सिंधु घाटी सभ्यता काल का शहर है, और उसके अंदर जो हमें मुख्य विशेषता दिखाई देती है वो चेकर बोर्ड जो पैटर्न है, जो समकोण पर जो सड़कें काटने का पैटर्न है, वो हमें दिखाई देता है। वो तो काफ़ी सारे इंडस वैली सिविलाइजेशन सिटीज़ में है। हाँ मैम, जो नॉलेज होता है वो आगे कैरी ऑन होता है, जो अच्छी बातें थी उसको हमने आगे भी कैरी ऑन किया है और उस मॉडल को नहीं, इंडस वैली सिविलाइजेशन की ही कुछ और अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन की सिटीज़ में हमें ये मिलता है, कुछ एकदम एक खास बात कालीबंगा की जो किसी भी और उसमें नहीं थी, सिटी में, IVC की किसी भी सिटी में नहीं। मैम सिटी के संदर्भ में तो मैं नहीं जानता, लेकिन जो सबसे पहले जो जुते हुए खेत का प्रमाण था वो कालीबंगा में हमें मिलता है। ठीक है, और कुछ? और एक मैम जो स्पेसिफिक चीज़ है वो कि वहाँ के जो घर बनाए गए हैं, उनके जो घर जो खुलते हैं वो जो मेन रोड है उसके अपोजिट साइड में खुलते हैं। अच्छा, आप सोच सकते हैं ऐसा क्यों किया होगा तब? मैम एक तो इसका जो मुख्य कारण है जो ट्रैफिक से जो डिस्टर्बेंस होता है उससे बचने के लिए, कि जो गेट ओपन होते ही हम सीधा मुख्य
जो मुख्य द्वार है वो सीधा मुख्य सड़क पर ना खुले, ठीक है, क्योंकि इससे हो सकता है कि एक्सीडेंट भी हो। ठीक है। हॉकिंग जैसा तब एक्सीडेंट जैसा कुछ हो सकता था तब उस जमाने में 5000 वर्ष पूर्व? उस टाइम जो कालीबंगा है मैम, उसमें जो कच्ची सड़कें हैं वो भी पाई गई है। कच्ची सड़कों को तपा करके हल्की हल्की ईंटें लगा करके उनको पक्का करने के प्रमाण है। नहीं, मैंने आपसे पूछा कि एक्सीडेंट जैसा कुछ हो सकता था 5000 वर्ष पूर्व, तब वाहन थे इस टाइप के कि ट्रैफिक हो, एक्सीडेंट हो? मैम एक्सीडेंट इन संदर्भ मैम यातायात के साधनों के अलावा अगर बच्चा है वो बाहर चला जाए, उसकी चोरी हो जाए, तो कई प्रकार के एक्सीडेंट है। हाँ, ठीक है। और बस इतना ही? कालीबंगा का नाम कालीबंगा क्यों है? मैम क्योंकि वहां पर जो काले रंग की जो चूड़ियां प्राप्त हुई थी, इसलिए उसको मैम कालीबंगा। तो ये तो आपने बताया ही नहीं कुछ। चलिए ठीक है, ये बताइए कि आप ज्योग्राफी के विद्यार्थी रहे हैं, भूगोल के। अगर हम भारत में, जैसे कि लगातार मांग भी उठती रही है कि 2 टाइम जोन कर दिए जाने चाहिए, ईस्ट और वेस्ट में, आपको क्या लगता है ये पॉसिबल है अब इस स्टेज पे? मैम क्योंकि भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो काफ़ी अधिक है, इसलिए खासकर पूर्वोत्तर के राज्यों के संदर्भ में यह मांग की जाती है कि 2 टाइम जोन बना दिए जाएं। तो सर मैम मैं यह बताना चाहूँगा कि उससे पहले जो चाय बागान टाइम जोन भी था, लेकिन मैम यह करने से जो हमारे जो मिनिस्ट्रियल वर्क्स हैं, जो ऑफिस टाइम होते हैं, उसमें मैम दिक्कत आ सकती है। मैम अगर हमें यह करना ही है तो मैम जो अमेरिका और रशिया के संदर्भ में काम में लिया जाता है डे टाइम ऑफ, वो मैम हम काम में ले सकते हैं। वरना मैम खासकर रेलवे जो टाइम्स है उनके संदर्भ में कोई एग्जामिनेशंस होती है, उसके संदर्भ में हमें जो प्रैक्टिकल जो चुनौतियां उनका सामना करना पड़ सकता है। तो यानी नहीं किए जाने चाहिए मैम फिलहाल। तो फिर अमेरिका और रशिया जैसे देश कैसे इतने सुचारू रूप से तरीके से चले ही जा रहे हैं? 5 टाइम जोन्स हैं वहाँ पे, कैसे भारत में हम वो रेप्लिकेट क्यों नहीं कर सकते? मैम उसके बारे में थोड़ा और अध्ययन कर। अच्छा चलिए, ये बताइए कि कोरल जो होते हैं उनमें काफ़ी मात्रा में विनाश हो रहा है, उसका क्या इम्पैक्ट होगा? क्यों वो इतने इम्पॉर्टेंट हैं? मैम जो कोरल्स हैं वो उन्हें जैव विविधता के हॉटस्पॉट के रूप में माना जाता है, क्योंकि जैव विविधता का केंद्र अत्यधिक रहता है। अगर कोरल रीफ्स है वो अगर ख़त्म हो जाएगी तो वहाँ पर जो पाई जाने वाली मछलियों की प्रजाति है, जैव विविधता की प्रजाति है, हम उनको खो देंगे। इसलिए उस जैव विविधता के संरक्षण के लिए, प्राकृतिक सौंदर्य के संरक्षण के लिए आवश्यक है कि हम कोरल्स का भी बचाव करें। भारत में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? भारत में मैम अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं कोरल्स, लक्षद्वीप में भी पाए जाते हैं, और कई जो तटीय जो भारतीय राज्य उनके सीमा पर पाए जाते हैं। ये बताइए भारत के कुछ ऐसे शहरों के नाम जो आइलैंड्स पे हैं, आइलैंड पे शहर बन चुका है, ऐसे कुछ शहरों के नाम बताइए भारत। मुंबई मैम एक द्वीपीय शहर है। उसके अलावा जो सागर है वह भी एक द्वीपीय शहर है। सागर कहाँ, एमपी वाला? नहीं मैम, शायद मैं गुजरात वाले, मैं इसको करेक्टली याद नहीं कर पा रहा हूँ मैम। अच्छा ठीक है। और पाराद्वीप है। नहीं मैम ये याद नहीं कर पा रहा हूँ। पारादीप उड़ीसा नहीं, पर आइलैंड श्योर नहीं मैम इस बारे में। ठीक है, थैंक यू मनोज। मनोज, मुझे ये बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में अगर बात की जाए तो अंकल सैम किसे कहते हैं? सर जो ये अंकल सैम है, ये जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, उनके लिए काम में लिया जाता है। आप श्योर हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के समय से ये आया है या इससे पहले से भी? सर क्योंकि ये इस जो टर्मिनोलॉजी से मैं उसी समय परिचित हुआ, तो हो सकता है ये पहले काम में लिया। अच्छा, तो यूएसए को कहा जाता है कि यूएसए मतलब वर्ल्ड में एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की भूमिका निभाता है। तो क्या है ये नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर? सर जो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है उसका तात्पर्य यह है कि विश्व के जो प्रत्येक कोने में उसकी जो मिलिट्री की जो पहुंच हो, वहाँ के जो मिलिट्री एक्शंस होना है या पेट्रोलिंग है वहाँ पे वो उपलब्ध हो, मिलिट्रिकल इक्विपमेंट सहायता वो प्रदान कर सके, और किसी भी प्रकार की अगर अस्थिरता हो। भारत भी ऐसी भूमिका निभाता है, तो भारत किस ज्योग्राफी में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर माना जाएगा? सर जो भारत का सागर इनिशिएटिव है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन, उसके संदर्भ में हम यह कह सकते हैं कि भारत जो तो भारत को इंडो पैसिफिक में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर माने या इंडियन ओशन रीजन में? सर वर्तमान संदर्भ में अगर हम मूल्यांकन करें तो भारत का जो इंडियन ओशन रीजन है उसमें एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की भूमिका निभा सकते हैं। ठीक है, आप इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस में हैं, आप मुझे बता सकते हैं ये हाइपरसोनिक वेपन्स आजकल काफ़ी चर्चा में है, क्या है ये हाइपरसोनिक वेपन्स? सर जो हाइपरसोनिक वेपन होते हैं उनकी जो स्पीड होती है
वो ध्वनि से 5 गुना अधिक उनकी स्पीड होती है, उनको हाइपरसोनिक वेपन सिर्फ यही खास बात है या और एक खास बात है सर? कि स्पीड भी इतनी है लेकिन और भी कुछ ये कर सकते हैं या इनसे करवाया जा सकता है? सर एक यही। ठीक है। मुझे ये बताइए कि अभी भारत में वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? सर वर्तमान में सर यह जो पद है वो अभी खाली है, जो एक ट्रेजिक इंसिडेंट हुआ, जो अपने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो लेट अभी उनके दिवंगत होने के उपरांत यह पद खाली है। ठीक है। मुझे ये बताइए कि अब जो भारत अभी कोशिश कर रहा है आत्मनिर्भर होने की, तो डिफेंस सेक्टर में क्या किया जा रहा है आत्मनिर्भर होने के लिए? सर डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने के लिए जो सर अभी जो कैपिटल आउटले बजट तैयार किया गया है उसके अंदर सर यह प्रोविजन रखा गया है कि जो भी हम खरीद करेंगे उसका सर 68% है वो भारतीय उद्यमों से ही होना चाहिए, और केवल हम जो 32% है उसी का हम इंपोर्ट कर सकते हैं। क्या कुछ वेपन्स वगैरह को क्लासिफाई भी किया गया है कि किस तरीके के वेपन्स को भारत बाहर से नहीं लेगा? हाँ सर, उसके लिए एक लिस्ट बनाई गई है और उन इक्विपमेंट को केवल और केवल भारतीय जो उद्यम है उनके द्वारा ही खरीदा जाएगा। उसके अलावा सर हम जो डिफेंस कॉरिडोर भी बना रहे हैं, और इसके साथ साथ हमने जो DRDO का जो बजट रखा है उसके अंदर 25% जो हमारे डोमेस्टिक जो स्टार्टअप्स हैं उनको हम रिसर्च एंड इनोवेशन के लिए प्रदान करेंगे। ठीक है। मुझे ये बताइए, अभी हाल ही में एक कंट्रोवर्सी हुई हिजाब को लेकर, तो काफ़ी ज़्यादा विवाद रहा और कर्नाटक हाई कोर्ट का इस पर एक फैसला भी आया। आपका क्या मानना है कि क्या किसी के पहनावे को लेकर उसको शिक्षा से वंचित रहने देना कितना उचित है? सर निसंदेह किसी का पहनावा उसको शिक्षा से वंचित नहीं रहना देना चाहिए, लेकिन सर शिक्षा का उद्देश्य यह भी है कि एक प्रगतिशील समाज का निर्माण किया जाए। तो मेरे हिसाब से सर उन प्रगतिशील मूल्यों की स्थापना के लिए हमें यह आवश्यक है कि हम जो रूढ़िवादी, चाहे वो कस्टम हो, चाहे वो पर्दा हो, चाहे हिजाब हो, सर उनको हमें रोकना चाहिए। आपको नहीं लगता कि जो मूल अधिकार है, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, उसके खिलाफ जाता है ये फैसला कहीं ना कहीं? सर जहाँ तक मेरी विवेचना है सर, क्योंकि माननीय जो हाई कोर्ट है उसका भी यह मानना है कि यह जो इसेंशियल प्रैक्टिस है उसका भाग नहीं है, इसीलिए यह जो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में नहीं आता। ठीक है, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आजकल वेट बल्ब टेम्परेचर ये काफ़ी चर्चा में है और IPCC की रिपोर्ट में भी इसको कोट किया गया है, तो ये वेट बल्ब टेम्परेचर की क्या खास बात है? सॉरी सर, जान के। मनोज, आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं और उर्दू शायरी आपको पसंद है, ठीक है। एक कविता है, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। किसकी कविता है और क्या सार है इसका? सर ये राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की कविता है, और स्वतंत्रता के 7 वर्ष होने के उपरांत जब उन्होंने देखा कि चीज़ें और पूरा देश का जो परिदृश्य है वो वैसा नहीं बदला है जिन्होंने की कल्पना की थी, उसके बाद में उन्होंने ये कविता लिखी थी, समर शेष है। और उन्होंने मुख्य रूप से यह रेखांकित किया था कि जो हमारे राष्ट्र में जो असमानता है उसको हमें ख़त्म करना है, और उस असमानता के खिलाफ जो जंग है, वो जो क्रांति है, वो जो समर है वो जारी रखना चाहिए। और इसमें जो लोग भूमिका नहीं अदा कर रहे हैं, आगे के इतिहास में, आगे भविष्य में जो भी चिंतन करता होंगे वो उनके बारे में जरूर विचार करेंगे। एक और शायर हुए जिन्होंने एक गज़ल लिखी कुछ ऐसे भाव से ही। उन्होंने कहा, हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ, गर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। जी सर। और फिर एक बड़ी अच्छी बात लिखी, कातिल को जो न रोके वो कातिल के साथ है, जालिम को जो न रोके वो शामिल है जुल्म में। किसकी पंक्ति है और इन दोनों कविताओं में एक कॉमन फैक्टर क्या है? सर रचनाकार का तो मैं नाम नहीं जानता। साहिर लुधियानवी की है। कॉमन फैक्टर क्या है? सर इसमें जो कॉमन फैक्टर है सर वो ये एक्शन की डिमांड करता है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि रशिया यूक्रेन युद्ध के मामले में भारत की स्थिति कुछ ऐसी ही है, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध, या फिर कातिल को जो न रोके वो कातिल के साथ है, जालिम को जो न रोके वो शामिल है जुल्म में। क्या हम कह सकते हैं कि इतिहास इस युद्ध में भारत की स्थिति उसी रूप में रेखांकित करेगा? सर मेरा मानना है कि जो भारत की जो विदेश नीति है वो अब आइडियलिज्म से अब रियल पॉलिटिक की तरफ बढ़ चुकी है, और जो भारत का जो स्टैंड है वो पूरी तरीके से जस्टिफाई है कि अभी वह समय नहीं आया कि भारत किसी एक पक्ष की तरफ जुड़े। और जहाँ भी टिप्पणी का प्रश्न होता है, चाहे वो बुच्चा मस्कर हो, भारत अपनी स्वतंत्र राय वहाँ पर रखता है। और मेरे ख्याल से इसलिए आगे अगर भविष्य में इतिहास को देखा जाएगा तो भारत की स्थिति और भारत की आवश्यकता और नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए भारत इसमें कहीं भी किसी प्रकार का अपराधी नहीं दिखाई देगा। ठीक।
आप ये बताएं कि आप कैसे पहचानते हैं कि भाषा हिंदी है या उर्दू है, क्योंकि मैं कई बार पहचान नहीं पाता हूँ। कैसे पता लगता है कि भाषा हिंदी है या उर्दू है? जैसे अगर मैं आपसे कहूँ मेरे जो वालिद हैं उनकी तबीयत नासाज है, तो मेरे वालिद की तबीयत नासाज है, ये कौन सी भाषा है? सर ये भी हिंदी ही भाषा है, इसमें सर शब्द हैं वो आपने उर्दू के यूज़ किए हैं सर। शब्द उर्दू के हैं, शब्द फारसी के हैं? सॉरी सर, इसमें मैं अच्छा, मुझे उर्दू के एक दो वाक्य बोल के बताइए, मैं समझना चाह रहा हूँ कि उर्दू को कैसी होती है भाषा। सर जहाँ तक मुझे जो समझ में आता है सर, मुझे केवल और केवल शब्दों का ही डिफरेंस पता चलता है, क्योंकि सर ग्रामर तो जो हम यूज़ करते हैं वो केवल हिंदी का ही यूज़ कर पाते हैं। जैसे आपने बोला मैं जैसे बोलूँ मेरी तबीयत नासाज है, और अगर हिंदी में बोलूँ तो मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो इसका सर जो ग्रामर है वो तो एक ही है, शब्दों के स्तर पर ही परिवर्तन किया गया है सर इसमें। तो अगर मैं हिंदी में दो चार अंग्रेजी के शब्द जोड़ दूँ, जैसे मैं कहूँ कि मेरे फादर अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, ये तो हिंदी भाषा ही है। जी सर। तो फिर कुछ फारसी शब्द आने से भाषा उर्दू कैसे हो जाती है? हम कह सकते हैं कि उर्दू या हिंदुस्तानी हिंदी की एक शैली है, उसे अलग भाषा मानने का क्या तर्क है? कैसे माना जाए कि उर्दू एक स्वतंत्र भाषा है? क्या तर्क है इसके पक्ष में? क्योंकि सर इसके अलावा उर्दू की एक लिपि भी है अपनी। उर्दू की अपनी लिपि है सर, चाहे वो अरेबिक को फॉलो करते होंगे, लेकिन वो हिंदी से सर अलग है। हाँ, तो उर्दू को आप देवनागरी में भी लिख सकते हैं। अब तो हमारे पास ज़ और फ ये सब ध्वनियाँ हैं ही नुक्ता लगाने के बाद। आप देवनागरी में भी लिख सकते हैं उसको, और अरबिक में भी लिख सकते हैं। अपनी स्वतंत्र लिपि कहाँ है उसके पास? चूंकि सर उर्दू भाषा की शुरुआत ही लगभग 12वीं शताब्दी के करीब की गई, तो इसमें सर जो अपने पास जितने भी भाषा के अलग अलग प्रक्रम उपलब्ध थे उनका सर उपयोग किया, तो अपने आप में सर एक मिश्रित होकर के इसने भाषा का स्वरूप ग्रहण किया। हिंदी में 9 रस माने गए हैं, संस्कृत में भी। वो 9 रस कौन कौन से हैं? सर एक श्रृंगार रस, एक सर वीर रस, एक सर भदेश रस। भदेश रस, इसकी स्थापना किसने की? सॉरी सर। अच्छा, और बताइए। सॉरी सर, मैं भूल रहा हूँ सर। डिफेंस बजट जो भारत का है, चीन और पाकिस्तान के साथ जो हमारे संबंध हैं उनको देखते हुए उनके किस सेक्टर्स पे काम करने की ज़रूरत है, राशि बढ़ाने की ज़रूरत है? खासकर सर इस संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा कि क्योंकि चीन के द्वारा जो अभी हालिया में 2+2 वार्ता हुई, उसके संदर्भ में भी यह कहा गया कि चीन द्वारा भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में जो हाइब्रिड विलेज बनाए जा रहे हैं, जिनको एक युद्धक की भूमिका में भी और रेजिडेंस की भूमिका में भी काम में लिए जा रहे हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए जो भारत को अपना सीमावर्ती क्षेत्र है उसको डेवलप करने का प्रयास करना चाहिए। और इसी संदर्भ में सर जो वर्तमान का जो बजट है उसमें सर वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है, जिसमें विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना। मान लीजिए भारत सरकार ने आपको चीन से बात करने के लिए भेजा और आपको चीन की सरकार को भारत का स्टैंड बताना है और एक कविता के माध्यम से बताना है या शायरी के माध्यम से, कौन सा शेर या कौन सी कविता सुनाएंगे? वहां पर ट्रांसलेशन हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। सर मैं सोचना चाहूँगा इस संदर्भ में। सोच के बताइए, आराम से सोचिए। सर इस संदर्भ में मुझे एक कविता की पंक्ति याद आ रही है जो मैथिली शरण गुप्त जी राष्ट्र कवि ने लिखी थी कि जो हुआ सो हुआ, कि जो हुआ सो हुआ, आगे मिलकर चलो सभी। शायद सर मैं लाइन थोड़ी बोल रहा हूँ कि साथ मिलकर चलो सभी, यात्रा सुखद होगी तभी। तो मैं उनको याद दिलाना चाहूँगा कि नेहरू जी का क्या विजन था। उन्होंने एक यूनाइटेड एशिया का किस तरीके से एक सपना देखा था, और किस प्रकार से जो अटल जी ने जो बात की थी कि चाइनीज़ हार्डवेयर और इंडियन सॉफ्टवेयर अगर मिल जाएंगे तो किस तरीके से वो प्रगति कर सकते हैं। और मैं ये अंडरलाइन करके बताना चाहूँगा कि किस प्रकार से भारत और चीन कभी 1962 से पहले ट्रेडिशनल एनिमी नहीं रहे हैं। ठीक है मनोज, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। अब आप जा सकते हैं, धन्यवाद। थैंक्स। टीम दृष्टि पेश करती है IAS की तैयारी का अनूठा और स्थायी ऑनलाइन विकल्प, क्योंकि अब दिल्ली का क्लासरूम आ गया है आपके मोबाइल में। कोर्स में एडमिशन और लाइव क्लासेस के लिए डाउनलोड करें दृष्टि लर्निंग ऐप या हमें फ़ोन करें दिए गए फ़ोन नंबर्स पर। आइए 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 आइए, बैठिए बैठिए। थैंक्स। तो कैसा फील किया आपने इंटरव्यू के दौरान और अभी? सर बाकी तो ठीक है सर, वो हिंदी की जहाँ बात आती है तो क्योंकि 30 दिन ही पढ़ा है सर मैंने। अच्छा।
वो अच्छा, आप वही मनोज है जिससे मेरी बात हुई थी? हाँ, आपने सर। इस बार हिंदी ली है? हाँ हाँ हाँ, ध्यान है मुझे, दीपक ने बात करवाई थी ना। गुड। लेकिन आपने शायद हिंदी में अच्छा लिखा है, मेरी जानकारी हाँ, जो है। हिंदी रिटर्न में तो बहुत अच्छा हो गया सर। आग लगा दी आपने वहाँ, हाँ है ना? बारूद, मेरे डिफेंस में तो आप हैं ही, गोला बारूद फेंक के आए हो हाँ, ना। रिटर्न में तो अच्छे नंबर आएंगे सर। और इसके अलावा अब ये बताइए कि जब पिछली बार इंटरव्यू दिया था आपने, तब कितने मार्क्स आए थे? सर एक बार 185, एक बार 176। हाँ, आपका लेवल यही है, हम यही आपस में डिस्कस कर रहे थे, आपका लेवल 180 प्लस का ही है, और ये 205 तक भी जा सकता है। अगर ऐसे इंटरव्यू की शुरुआत बड़ी ज़बरदस्त हुई आपकी, बाद में थोड़ा सा डल हुआ, एंड में फिर थोड़ा संभला, तो भी मतलब बोर्ड में ये सहमति सब में कि 180 से कम तो बिल्कुल नहीं, और 2 मेंबर्स का मानना है कि 185 190 का लेवल आज भी था आपका। तो कब है इंटरव्यू? 28 को है? 28 का। हाँ, कोई खास सुझाव तो हमारे पास है नहीं, 2-4 बातें आपको मैं बता देता हूँ। एंट्री आपकी शानदार है, ड्रेस बहुत बढ़िया है, सिटिंग बहुत अच्छी है, इंट्रोडक्शन आपने बहुत बुलंद और अच्छे तरीके से दिया, बहुत बढ़िया दिया। लेकिन जैसे ही मैंने कोविशील्ड पूछा तो लगा कि आपको कोरोना हो गया अचानक, है ना? थोड़ा सा पढ़ लीजिए उसके बारे में, क्योंकि किसी किसी से ना अचानक पूछ लेते हैं कौन सी वैक्सीन लगवाई, उसकी क्या तकनीक है, दूसरी वैक्सीन अच्छी है कि ये अच्छी है। तो कोविड पे 2 से 3 घंटे की पढ़ाई कर लीजिए, ताकि जो 8-10 कीवर्ड्स हैं हमको पता हो, क्योंकि कोविड का दौर फिर शुरू हो गया दिल्ली में। जिस दिन आप इंटरव्यू देने जाएंगे, हो सकता है उस दिन और रेट बढ़ जाए पॉजिटिविटी की, तो हो सकता है बातचीत होने लगे, देख लीजिए उसको। दूसरी बात, आप ये मान के चलिए कि यूपीएससी के मेंबर्स में 5 में से कम 3 या 4 लोग हिंदी में बहुत अच्छे नहीं होंगे। तो अपनी भाषा में हिंदी के ऐसे शब्द जो बहुत कठिन हैं, जिन्हें वो नहीं समझ पाएंगे, उनसे बचिए। जैसे परिचय में आपने कहा कि मैंने परास्नातक इस विषय में किया है, मेरे ख्याल से वो नहीं समझ पाएंगे, वो समझेंगे कुछ किया है। तो सिंपल बोल दीजिए मैंने मास्टर्स इसमें किया है, ग्रेजुएशन इसमें किया है, मास्टर्स इसमें किया है, वो भाषा समझ में आती है। फिर भारतीय रक्षा लेखा सेवा में मैं हूँ, वो समझेंगे नहीं कहाँ हूँ। इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस IDAS में हूँ। आप हिंदी बोल रहे हैं, बड़ी अच्छी बोल रहे हैं, लेकिन जो भाषा तो पुल है ना, अगर भाषा दीवार बन जाएगी, वो बात ही नहीं समझ पाएंगे आपकी, तो फायदा क्या होगा? तो वहां पहला पर्पज है कि मेरी भाषा से मेरी बात समझ में आए। तो जो मुश्किल शब्द हैं उनके बदले अंग्रेजी के शब्द बोलेंगे तो आसान रहेगी बात। शुरुआती प्रश्न में तो बड़ा अच्छा आपने बताया, जो मदन कामदेव उसको लेके प्रेम, आप अच्छे से तैयार करके आए थे, मुझे अंदाजा है इस बात का। और मुझे ये आइडिया था कि आप तैयार करके आए हैं, मैं वही परीक्षा ले रहा था कि तैयारी किस लेवल पे आपने की है, और अच्छे लेवल पे की है। गज़ल पे भी आपने ठीक ठाक तैयारी कर ली है, लेकिन गज़ल और नज़्म के मामले में मैंने वही स्रोत भी पता लगा लिया। आपने जो ताखलुस बोला, मुझे लगा ये गलती ऐसे क्यों हो रही है, तो मैं नेट पे सर्च किया हिंदी में नज़्म पे जो एक क्वेश्चंस वाला खुला, उसमें ताखलुस लिखा हुआ, तो मैं समझ गया आपने वहीं से पढ़ा है इसको। ताखलुस नहीं होता भाई, तखल्लुस होता है ना? तख फिर आधा ल फिर लुस, तखल्लुस। और उसी से आपने गज़ल और नज़्म का अंतर पढ़ा है। बहुत ही रद्दी वेबसाइट है जिससे पढ़ लिया आपने, सबूत पटंग लिखा हुआ है। इंटरनेट का ये भी नुकसान है ना, कई बार ऑथेंटिसिटी ऑफ इंफॉर्मेशन तो पता नहीं लगती, बस इंफॉर्मेशन मिल जाती है। नज़्म हर तरह की कविता है, नज़्म में कितने छंद होंगे कोई नियम नहीं है, एक ही विषय होता है, ठीक है, लेकिन नज़्म तो अतुकांत भी हो सकती है, छंद विहीन, शेर विहीन भी हो सकती है। जैसे तेरी खुशबू में बस एक खत में जलाता कैसे, ये नज़्म है, क्योंकि इसमें शेर नहीं है। तो शेर हो न हो, नज़्म दोनों हो सकती है। कोई और छंद हो, जैसे रुबाई आपने सुनी होंगी, कोई रुबाई के फॉर्मेट में लिखे तो भी नज़्म हो जाएगी। लेकिन गज़ल एक निश्चित फॉर्मेट है जिसमें जनरली विषम संख्या में शेर होते हैं, 5 से 25 के बीच में, अलग अलग थीम पे, जिसमें एक इंटरनल यूनिटी होनी चाहिए, उतना ही मामला होता है। तो उसे देख लीजिएगा, कहीं कोई पूछे ना तो वहाँ आप न केवल गलत बता रहे थे बल्कि कॉन्फिडेंस से भर के बता रहे थे, क्योंकि आपने गलत वेबसाइट पढ़ी हुई थी, उससे कॉन्फिडेंस आपको आ गया था, है ना? देख लीजिएगा। नॉलेज आपकी हर क्षेत्र में काफ़ी अच्छी है। एकाध सवाल में आप चूके। कालीबंगा पे आपसे अपेक्षा थी, क्योंकि कालीबंगा हनुमानगढ़ में ही आता है ना, तो वो थोड़ा सा आपको बेहतर बताना चाहिए था, उसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है? तो जो ध्यान से देखना है अगले 2 दिनों में, कालीबंगा देखिए, नज़्म वगैरह से अंतर देख लीजिए। अच्छी बातें ये हैं कि वॉइस आपकी बहुत अच्छी, स्टैंड अप लेते हैं, असर्टिव हैं, टिके रहते हैं बात पे। सॉरी बोलने का तरीका भी आपका अच्छा है, और आप बोलते हैं कि मुझे इस पर थोड़ा और पढ़ना पड़ेगा। कितना अच्छा तरीका है, क्रिएटिव कंस्ट्रक्टिव तरीका है सॉरी बोलने का।
सजेशंस में एक तो वही कि लैंग्वेज में अंग्रेजी के शब्दों का थोड़ा सा इस्तेमाल कर लीजिए। गज़ल नज़्म मैंने वो बता ही दिया। एक जो बहुत गंभीर भूल आप कर रहे हैं, जब आप सोचते हैं उस समय भी आँख से आँख मिला कर सोचते हैं, ये बहुत ही अव्यावहारिक तरीका है। जब सोच रहे हैं तो उस समय नीचे देखिए, ऊपर देखने से लगता है भगवान को याद कर रहे हैं, दाएं बाएं देखने से लगता है कि भागना चाह रहे हैं, तो सबसे सेफ है नीचे देख के सोचिए। आँख में आँख मतलब आँख मिलाकर कोई कैसे सोच सकता है? मुझे इंटरव्यू में 2 बार ऐसा करना पड़ा कि जब आप सोच रहे थे, मैं आपको देख रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, तो अंत में मैंने ही घबरा के नीचे देखना शुरू कर दिया कि आप ठीक से सोच पाएं, वरना आप सोचेंगे कैसे? तो सोचते समय आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करना मतलब गलत है, उसकी जरूरत नहीं है, उससे बचिए। एक आध जगह लगा कि प्रश्न सुनने से पहले आप खटाक से जवाब देने लगते हैं, तो ध्यान से सुनिए प्रश्न को। 1-2 जगह ऐसा हुआ कि प्रश्न आपने ठीक से सुना नहीं और जवाब देना शुरू कर दिया, तो इतना ही है। एक आध जगह लगा कि उत्तर थोड़ा सा लंबा हो गया, तो जहां लंबा उत्तर पॉइंट्स में बोलिए कि सर इस पर 3 बातें हैं, 1 2 3, इस तरह से। इनमें से कोई सुझाव नहीं मानेंगे तो भी 180 185 तो रखें ही आपकी जेब में। मान लेंगे तो शायद 195 200 205 वहां तक की यात्रा हो जाएगी। और IDAS में से D हटाना हो तो थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है ना? IAS के लिए 200 नंबर आएंगे तो IAS मिल जाएगा आराम से आपको, तो कोशिश कीजिए 200 आ जाए। जब इतनी अच्छी पर्सनैलिटी आपके पास है ही, तो किस दिन के लिए बनाई है पर्सनैलिटी, तो उससे फायदा उठाइए। कोई संदेह जिज्ञासा आपके मन में? सर वो एक हिंदी वाली है सर, वो हिंदी में आप बड़ा शानदार बोल रहे हैं भाई, आपको लग रहा है आप खराब बोल रहे हैं, बहुत शानदार बोल रहे हैं। 9 रस पूछे आपने, 2 बता दिए, ठीक तो ठीक है। भदेश नहीं होता, बस ये मत बोलना वहां पर, है ना? भदेश तो एक नया टर्म आजकल पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर में चलता है, लेकिन रस नहीं होता है भदेश, ठीक है? चाहे तो 11वीं की NCERT को 1-2 घंटे देख लीजिए, उसमें 9 रसों के नाम, रस या अलंकार मुख्य 4-5 कौन से हैं, 2 घंटे लगेंगे, देख लीजिए उसको, ठीक है? बस ठीक है, डरना नहीं है बस। और अंत में बोलना, सर हिंदी मैंने केवल 50 दिन पढ़ा है या 30 दिन पढ़ा है, पहले विषय भूगोल था ना आपके पास? हाँ सर। हाँ, पहले विषय दूसरा था, उसमें मेरे अंक नहीं आ रहे थे, मैंने इसी बार चेंज किया है, तो बहुत पढ़ नहीं पाया हूँ, लेकिन इतना मैं जानता हूँ। ये तो और अच्छी बात है, नौकरी में रहते हुए आपने एक विषय पढ़ा, उस विषय से आप यहाँ तक आ गए, कितनी बड़ी बात है। बोल दीजिएगा ये वाली बात, ठीक है? तो शुभकामनाएं, और मत चूके चौहान वाले भाव से जाना, ठीक, और आइस बन के लौटना। थैंक यू।